बिहार की राजधानी पटना को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पटना शहर के आसपास के एरिया को ग्रेटर पटना का नाम दिया गया है। कैसा होगा ग्रेटर पटना, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। बिहार की राजधानी पटना को मास्टर प्लान के तहत 2031 तक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पटना के विस्तार और शहरीकरण के लिए कई योजनाएं बनाई गई है। मास्टर प्लान में शहरी क्षेत्र की आबादी साल 2031 तक 49 लाख से अधिक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं ग्रामीण इलाकों की आबादी करीब 16 लाख तक पहुंच सकती है। इसके लिए पटना का विस्तार किया जा रहा है। पटना शहर के आसपास के एरिया को ग्रेटर पटना नाम दिया गया है। इस मास्टर प्लान के मुताबिक पटना 10 गुना बड़ा हो जाएगा। विस्तार किया जा रहा है। पटना शहर के आसपास के एरिया को ग्रेटर पटना नाम दिया गया है। इस मास्टर प्लान के मुताबिक पटना 10 गुना बड़ा हो जाएगा। बेसिकली 50 वर्षों से पटना में कोई मास्टर प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। हम लोगों ने स्थापित किया है कि बिहार में पहला शहर होगा जिसको हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं मास्टर प्लान पर। बोध गया, इन तमाम शहरों को व्यवस्थित करेंगे। मास्टर प्लान के ही तहत ग्रेटर पटना का शब्द आया है, जो एक नया शहर की तरह बसेगा। नए एयरपोर्ट होंगे, नए एयरपोर्ट के बगल में पूरा शहर का डेवलपमेंट किया जाएगा, जो पुनपुन के इलाके में और संपतचक के इलाके में उसको व्यवस्थित करने की कल्पना सरकार ने तैयार की। पटना महानगर क्षेत्र के बिहटा, नौबतपुर, पुनपुन और फतुहा प्रमुख क्षेत्र होंगे। इन इलाकों में सबसे अधिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण होगा। वहीं 4 इकाइयों को मिलाकर पटना शहरी सामुदायिक एरिया का निर्माण किया जाएगा। इसमें पटना नगर निगम, दानापुर, खगौल और फुलवारी को शामिल किया जाएगा। महानगर क्षेत्र में शहरी इलाके की 4 इकाइयों के अलावा 2 नगर पंचायतों को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। 6 शहरी इकाइयों में पटना नगर निगम, दानापुर, खगौल, फुलवारी, मनेर नगर पंचायत और फतुहा नगर पंचायत शामिल है। पटना में 13 इकाइयों में शहरी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। पटना को विकसित करने के लिए, ग्रेटर पटना की जो कल्पना है उसको साबित करने के लिए हम जन लोगों की भी सहयोग ले रहे हैं, टेक्निकल हैंड की भी सहयोग ले रहे हैं और एक व्यवस्थित और एक सुंदर साफ सुथरा शहर बनाने की कल्पना कर रहे हैं। मास्टर प्लान 2031 में औद्योगिक क्षेत्र यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया को शहर से बाहर करने की योजना है। औद्योगिक क्षेत्र में आवासीय प्रोजेक्ट की अनुमति नहीं होगी। ग्रेटर पटना में औद्योगिक और शहरी क्षेत्र बिल्कुल अलग होंगे। ग्रेटर पटना में नागरिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। प्रत्येक आवासीय इलाके में पार्क और प्लाजा बनाए जाएंगे। कम्युनिटी का निर्माण किया जाएगा। हर कम्युनिटी के लिए 725.6 हेक्टेयर भूमि का आवंटन होगा। कम्युनिटी के तहत छोटे मोहल्ले बसाए जाएंगे। एक कम्युनिटी में 5 से 6 हजार लोगों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। कम्युनिटी के बगल में नेबरहुड डेवलप किया जाएगा। कम्युनिटी और नेबरहुड को मिलाकर सेक्टर का विकास होगा। नोड और जोन का विकास किया जाएगा। कम्युनिटी के भीतर सोसाइटी का विकास होगा। हर सोसाइटी का अलग पार्क होगा। सोसाइटी में शॉपिंग प्लाजा, फूड पार्क का भी निर्माण होगा। नेबरहुड भी विकसित किए जाएंगे। वहां स्कूल, जिम्नेजियम, ट्यूशन या कोचिंग सेंटर आदि के लिए जगह की व्यवस्था की जाएगी। ओपन स्पेस का इसके लिए अलॉटमेंट भी किया जाएगा। नेबरहुड का विकास 10 से 12 हजार की आबादी को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। 8 से 10 कम्युनिटी यानी कि 40 से 50 हजार की आबादी पर एक सेक्टर बनेगा। सेक्टर के स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सभागार बनेगा। हाट बाजार का भी निर्माण कराया जाएगा। सेक्टर के स्तर पर बड़े पार्क भी बनाए जाएंगे। बैंक भी खुलेंगे। 2 से 3 सेक्टर को मिलाकर एक नोड बनेगा। नोड का विकास 1 से 1.5 लाख की आबादी के आधार पर किया जाएगा। एक जोन में 4 से 5 लाख तक की आबादी के लिए नागरिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसे 4 कंबाइंड बिजनेस डेवलपमेंट यानी कि CBD लेवल में बांटा जाएगा। 4 से 5 जोन मिलाकर एक CBD लेवल का विकास होगा और हर CBD लेवल में ट्रेड फेयर के लिए अलग से जगह रखी जाएगी। थीमेटिक पार्क, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, एम्यूजमेंट पार्क आदि का भी विकास किया जाएगा।
पटना में सड़कें चौड़ी न होने की वजह से जाम की समस्या रहती है। ये समस्याएं ग्रेटर पटना में न हो, इसके लिए सड़कों के चौड़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। फ्लाईओवर और अंडरपाथ का निर्माण कराया जाएगा। उसमें पूरी तरह रोड बनाए जाएंगे, कहाँ कितने चौड़े सड़क होंगे, कहाँ कितनी गली होंगी। जो ग्रामीण सेक्टर हम लोग इसमें जोड़ेंगे उसको लाल डोरा के तर्ज पर भी हम लोग चाहते हैं। ग्रामीण दिल्ली में लाल डोरा का तर्ज है, उसको व्यवस्थित करें। मास्टर प्लान में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्रमुख भूमिका दी जा रही है। बिहटा सरमेरा राज्य पथ पर नए हवाई अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने पटना में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है। ग्रेटर पटना बनाने को लेकर तैयारियां शुरू होने से रियल एस्टेट सेक्टर में भी खुशी की लहर है। ग्रेटर पटना के लिए पटना के विस्तार से प्रॉपर्टी की कीमतों में 5 गुना तक की बढ़ोतरी के आसार है, जो पटना के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए किसी बूस्टर डोज से कम नहीं। पटना से अमिताभ ओझा के साथ सपन मिश्रा, दिल्ली न्यूज़ 24। और अब देखते हैं प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी कुछ खास खबरें। भूमि अधिग्रहण विधेयक में जल्द ही कुछ बदलाव करने पर विचार किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसके लिए राज्य सरकारों से सुझाव मांगे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ कई राज्य सरकारों ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को अपने सुझाव दे दिए हैं। सरकार की कोशिश है कि भूमि अधिग्रहण के बाद प्रभावित परिवारों को कुछ सुविधाएं दी जाएं। साथ ही विधेयक में पीपीपी प्रोजेक्ट पर सहमति के लिए सरकार कुछ क्लॉज भी बनाने पर विचार कर सकती है। यूपीएवीपी की वसुंधरा सर्कल ने सिद्धार्थ विहार योजना के तहत ब्रह्मपुत्र एनक्लेव हाउसिंग स्कीम में फ्लैटों के निर्माण का काम शुरू कर दिया है। सेक्टर 7 और सेक्टर 10 में बनने वाले फ्लैटों के निर्माण के पहले चरण में खुदाई शुरू हो चुकी है। साथ ही सीवर लाइन और सड़क निर्माण का काम भी शुरू कर दिया गया है। प्रोजेक्ट करीब 6 महीने लेट से शुरू हुआ है, लेकिन परिषद की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि आवंटियों को अगले साल तक पोजीशन दे दिया जाए। गुड़गांव में रहने वाले पूर्व सैनिकों के लिए गुड़गांव में जल्द ही हाउसिंग बोर्ड 1000 फ्लैट बनाएगा। गुड़गांव नगर निगम ने फ्लैट्स बनाने के लिए हाउसिंग बोर्ड को 4 अलग अलग स्थानों पर 15 एकड़ जमीन अलॉट कर दी है। जिन 4 स्थानों पर फ्लैट का निर्माण किया है वो है बादशाहपुर, जहाजगढ़, खिड़कीदौला और खिड़की माजरा। आपको बता दें कि इसी साल जनवरी में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों के लिए गुड़गांव में फ्लैट बनाने की घोषणा की थी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रशासन ने सर्किल रेट बढ़ाने का फैसला किया है। इस बार सर्किल रेट में 10 से 60% तक बढ़ोतरी की जाएगी। प्रशासन ने पहली बार ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा सर्किल रेट बढ़ाने का फैसला किया है। अभी तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा के ग्रामीण इलाकों में सर्किल रेट 2500 रुपए प्रति वर्ग मीटर था, जिसे बढ़ाकर 4000 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन ने इस बार इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्लॉटों के सर्किल रेट न बढ़ाने का फैसला किया है। नोएडा के बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से दिल्ली के कालिंदी कुंज तक मेट्रो चलने का रास्ता साफ हो गया है। इन दोनों स्टेशनों के बीच मेट्रो कॉरिडोर बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम और नोएडा प्राधिकरण के बीच करार हुआ है। साल 2016 के मार्च तक इस कॉरिडोर के बनने की संभावना जताई जा रही है। इस कॉरिडोर के बनने से नोएडा दक्षिण दिल्ली से जुड़ जाएगा। अभी तक नोएडा से दक्षिण दिल्ली जाने के लिए लोगों को राजीव चौक जाना पड़ता है और फिर वहां से मेट्रो बदलनी पड़ती है, जो बेहद लंबा रूट है। कालिंदी कुंज बोटानिकल गार्डन मेट्रो कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 4 किलोमीटर होगी और ये पूरी तरह से जमीन से ऊपर बनेगा। रियलिटी कंपनी मैस्कॉट सोहो समूह नोएडा एक्सटेंशन में 300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। मैस्कॉट सोहो समूह ने नई आवासीय परियोजना मिस्टी हाइट्स शुरू करने की घोषणा की है। ये परियोजना नोएडा एक्सटेंशन में 130 एकड़ में फैले स्पोर्ट सिटी में शुरू की जाएगी। इस योजना में 2, 3 और 4 कमरों के अपार्टमेंट बनाए जाएंगे, जिनकी कीमत 35 लाख रुपए से 85 लाख रुपए तक होगी। पर्यावरण सहित कई तरह की मंजूरियों के मिलने के बाद जल्द ही इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। साल 2017 तक कंपनी ने सभी ग्राहकों को इस परियोजना में सभी विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ घर मुहैया कराने का दावा किया है। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं बीसीसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर कुमार भारत। कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी 24 में। थैंक यू। और सबसे पहला सवाल हमसे पूछ रहे हैं अरुण ज्योति हैं हैदराबाद से। क्या जानना चाहते हैं आप? मैं एक मिडिल क्लास को बिलोंग करती हूँ
मुझे ये जानना ज़रूरी है कि हैदराबाद में अगर हम लोग किसी घर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 5 साल के बाद उसका अच्छा रिटर्न्स हमको आए, ऐसा कौन सी जगह है, इसका पता हम लोगों को करना है। अरुण ज्योति जी, हैदराबाद में करनम घाट और दिलसुख नगर 2 अच्छे स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं जो आज की तारीख में आपको 3000 से 3200 के रेंज में मिलते हैं और दोनों ही जगह पे आप 10 से 15% का एप्रिसिएशन नेक्स्ट 2 इयर्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं अरुण ज्योति आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं अशोक हैं दिल्ली से। जी, क्या सवाल है आपका? मैं कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरा बजट 50 से 60 तक का है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मैं गुड़गांव या नोएडा दोनों में से कहाँ इन्वेस्ट करूँ। अशोक जी, द्वारका और सोना रोड पे द्वारका सेक्टर 5 to 7 एक अच्छा लोकेशन है। फास्ट डेवलपिंग एक्सप्रेस वे उस तरफ आ रहा है और सोना रोड सेक्टर 49 एक अच्छा लोकेशन है। अभी भी वेल कनेक्टेड है ग्रुप हाउसिंग एरियाज से और आसपास के बीपीओ से, तो वो एक अच्छा एरिया है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आने वाले टाइम में अच्छा अप्रिसिएशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं संजय फाल्के हैं भोपाल से। क्या जानना चाहते हैं आप संजय? मेरा नाम संजय फाल्के है, मैं भोपाल में रहता हूँ। मुझे एक घर चाहिए जो मेरा बजट 12 लाख रुपए है। क्या मुझे इस बजट में भोपाल में घर मिल सकता है? मिस्टर संजय, आपको घर मिल सकता है मगर आपको इस बजट में सिर्फ 1 बेडरूम अपार्टमेंट ही आप देख पाएंगे जो कि आप फाल्के नगर के आसपास कहीं पर देख सकते हैं जो जटकारा हिल्स से भी कनेक्टेड है। और इस बजट में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन और बहुत लिमिटेड प्रोजेक्ट्स ही होंगे। और एक ईमेल हमें भेजा है, वरुण है बैंगलोर से। ये जानना चाहते हैं कि इनका बजट 50 से 60 लाख रुपए है। बैंगलोर में समिता सरोवर प्रोजेक्ट में ये फ्लैट बुक करवाने की सोच रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक करवाना कैसा रहेगा और इसके अलावा ये कहाँ और निवेश कर सकते हैं? वरुण जी, इस प्रोजेक्ट में भी आप निवेश कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा आप यलंका और यलंका न्यू टाउन दोनों ही जगह देख सकते हैं। दोनों ही जगह का प्राइस सेगमेंट 5000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से है आज की तारीख में और दोनों ही जगह पे बहुत अच्छा एप्रिसिएशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही जगह पे 15 से 20% एप्रिसिएशन आपको विद इन 2 इयर्स मिल सकता है और दोनों ही जगह बहुत अच्छे से कनेक्टेड है बैंगलोर से अच्छी तरह से और फ्यूचर डेवलपमेंट के हिसाब से भी बहुत अच्छी जगह है और काफी सारे नए अच्छे प्रोजेक्ट्स इस लोकेशन पे आ रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेश की है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई गाइडलाइन। क्या है ये नई गाइडलाइन? आइए देख लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने अफोर्डेबल हाउसिंग की नई गाइडलाइंस पेश की हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक अब देश के 6 मेट्रो शहरों में 65 लाख रुपए तक के मकान अफोर्डेबल हाउसिंग के दायरे में आएंगे। वहीं 6 मेट्रो शहरों को छोड़कर देश के बाकी सभी शहरों में 50 लाख तक के मकानों को अफोर्डेबल हाउसिंग के दायरे में रखा गया है, जिसका मतलब है अब सस्ते मकान बनाने वाले डेवलपर्स को आसानी से सस्ता लोन मिल सकेगा। वहीं लंबे समय से घर का सपना देख रहे लोगों का सपना भी जल्द पूरा होने की उम्मीद है। मुझे लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है कि सरकार ने और आरबीआई ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया। ऐसे बहुत सारे स्टेप्स की ज़रूरत है रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट को सुधारने के लिए और जो आजकल का मार्केट जिस सिनेरियो से गुजर रहा है उसके लिए। 65 लाख की फिगर थोड़ी ज़्यादा है, इसको थोड़ा और कम किया जा सकता था। 65 लाख अभी भी एनसीआर में बहुत जगह पे अफोर्डेबल नहीं है, महंगा अपार्टमेंट माना जाता है। घर खरीदने के लिए होम लोन लेने वाले लोगों को भी अब सस्ता लोन मिल सकता है। रिजर्व बैंक ने 6 मेट्रो शहरों में 65 लाख रुपए तक के घरों पर 50 लाख रुपए तक का होम लोन और देश के बाकी सभी शहरों में 50 लाख रुपए तक के घरों पर 40 लाख रुपए तक के होम लोन को भी अफोर्डेबल हाउसिंग होम लोन के दायरे में रखा है। हालांकि बैंक ने अफोर्डेबल हाउसिंग के होम लोन को सस्ता करने का अभी तक कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के इस कदम के बाद बैंक जल्द ही अफोर्डेबल हाउसिंग पर मिलने वाले होम लोन को सस्ता कर सकते हैं। डेवलपर्स को किसी भी प्रोजेक्ट के लिए 3 साल तक के लिए होम लोन मिलता है। अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलने के बाद डेवलपर्स को भी सस्ते घर बनाने के लिए कम ब्याज पर और 7 साल तक के लिए लोन मिलेगा, जिससे प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में भी कमी आएगी। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होने से मकान की कीमतें भी सस्ती होंगी।
अब ये देखना है कि सरकार के इस फैसले का फायदा कितने लोगों को मिलता है। साथ ही मोदी सरकार के सभी को 2022 तक घर मुहैया कराने के सपने को भारतीय रिजर्व बैंक के इस फैसले से कितनी मदद मिलती है। सावन शर्मा, दिल्ली न्यूज़ 24। प्रॉपर्टी 24 एक फोरम है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी हर समस्या को सुलझाने का। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं या आप किसी कानूनी मामले में फंस गए हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है property24@bagnetwork.in। हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आपकी हर समस्या का जवाब देने के लिए तैयार हैं।